Earlier we came to know that pollination is the process in which pollen grains get transferred from stamen of one flower to the stigma of same flower or of different flower or the different flower of another plant. So pollination is the process by which pollen grain get transferred. We also came to know that pollination is of mainly two types. First one is self pollination and another one is cross pollination. Here we are discussing about the advantages and disadvantages of pollination. First we will talk about self pollination and then we will come to know about the advantages and disadvantages of cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन पॉलिनेट फ्लावर, कि आपको पॉलिनेशन करने के लिए कम अमाउंट में पॉलन ग्रेन चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के पिस्टल या पिस्टल के सबसे ऊपरी पार्ट स्टिग्मा पर। तो आपका जो पॉलन ग्रेन का वेस्टेज है वो बहुत कम होगा, इसलिए आपको बहुत कम नंबर चाहिए है पॉलन ग्रेन वहां तक ट्रांसफर करने के लिए। आपके पास जितने भी पॉलन ग्रेन है लगभग सारे के सारे स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और सारे के सारे जर्मिनेट कर सकते हैं जितना भी उनका रेशियो होगा उस हिसाब से, इसलिए आपको कम अमाउंट में पॉलन ग्रेन यहाँ पर नीडेड होते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्योरिटी ऑफ रेस, मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में दो पार्ट प्रेजेंट है। यहां पर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो फ्लावर में कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही है, एक ही फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक कैरी हो रहे हैं। यहां मेल पार्ट से कैरी किए जाएंगे पॉलन ग्रेन और जाएंगे स्टिग्मा की तरफ। तो पेरेंट एक है, कैरेक्टरिस्टिक एक है, एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर किसी भी दूसरे प्लांट का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी भी दूसरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक एंटर नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो रेस की प्योरिटी है वो बनी रहेगी। अगर किसी दूसरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक इसमें आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इसलिए क्योंकि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक आए हैं और आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक पहले थे उससे मिक्स होगा। मान लो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट प्रेजेंट है जिसे हम ए कह रहे हैं और आपके पास दूसरे प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट आया जिसे बी कह रहे हैं, तो इन दोनों के मिलने से एक नया कैरेक्टरिस्टिक का सेट बनेगा जिसे सी कहेंगे। तो आपकी जो रेस थी अब प्योर नहीं रह गई है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के केस में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट प्रेजेंट है और उसी जनरेशन से एक नया प्लांट होना है या नया सीड फॉर्मेशन होना है, तो कैरेक्टरिस्टिक सीधे के सीधे ट्रांसमिट होंगे बिना किसी इंटरचेंज के। फिर इसके बाद है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हमें पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर में स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है या एक फ्लावर के स्टेमन से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। तो आपके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, कोई इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, मोस्टली विंड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल करंट ही आपका पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकता है। तो आपके सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, मतलब पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर। अब जब सारे के सारे पॉलन ग्रेन पहुंच जाएंगे तो आपकी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी वेस्टेज नहीं होगी। मान लो क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, 100% पॉलन ग्रेन स्टेमन पर प्रेजेंट है, वो लिबरेट हुए एयर के थ्रू, तो कोई चांस नहीं है कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाएं। कई सारे होंगे जो एयर में ही वेस्ट हो जाएंगे, कई सारे होंगे जो जमीन पर ही गिर जाएंगे, कई सारे होंगे जो इंसेक्ट जिन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब कुछ अमाउंट है जो सिर्फ पहुंचेगा अगले प्लांट तक। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के केस में ऐसा नहीं है, ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, इसलिए सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद है लेस चांस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। अब आपके सारे के सारे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए कोई भी चांस नहीं बनता है यहाँ पर कि पॉलिनेशन में कोई भी फेलियर हो। जैसे कि हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं कि मान लो क्रॉस पॉलिनेशन है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आपको पॉलन ग्रेन्स ले जाने हैं, तो 100% पॉलन ग्रेन्स हैं आपके पास। अगर रास्ते में ही पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कहीं फैल गए, जमीन पर फैल गए या नहीं पहुंच पाए, फ्लावर के पार्ट पर पहुंच गए, स्टिग्मा पर भी पहुंच गए,
तो कई सारे पॉलन ग्रेन्स है जो वहां पर पड़े रहते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, अंदर तक जाके जर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस तो वैसे ही फेलियर बढ़ गया, उसमें फेलियर के चांसेस बढ़ गए। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, बहुत पास पास में आपको ट्रांसफर करना है। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस थे सेल्फ पॉलिनेशन के। सबसे पहले इसमें था कि हमें कम अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स चाहिए पड़ते हैं, प्योरिटी ऑफ रेस बनी रहती है क्योंकि कोई एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है, वेस्टेज नहीं होती है पॉलन ग्रेन की क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस होता है जो उन्हें चेक करना पड़ता है, लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें हम क्रॉस पॉलिनेशन में, तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग। क्रॉस पॉलिनेशन में पता है हमें कि एक प्लांट है उसके साथ दूसरा प्लांट भी प्रेजेंट है, एक प्लांट है ए और दूसरा प्लांट है बी, तो यहां पर प्रेजेंट है स्टिग्मा और यहां पर स्टेमेन, दोनों में ही प्रेजेंट है। मान लो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ के स्टेमेन से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ यहाँ के स्टिग्मा पर, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट ये प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में बात की थी, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट प्रेजेंट है फ्लावर बी के फॉर्म में, जिसके पास अपने कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण। फिर इसके पास आपके पास दूसरा प्लांट है ए, जिसके पास अपने कैरेक्टरिस्टिक का सेट प्रेजेंट है, ये भी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के कारण जो भी उसने कैरेक्टरिस्टिक डेवलप किए हैं। तो 50% ये सेल कॉन्स्टिट्यूट करेंगी जाइगोट बनाने में, जो कि मेल सेल्स हैं, 50% कॉन्स्टिट्यूट करेंगी फीमेल सेल्स। जो दोनों से जाइगोट बनेगा तो एक रिप्रेजेंट करेगा अपने यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक को जो कि सेट बी है, और एक करेगा अपने यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक को जो कि ए है। इन दोनों से मिलकर नए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म होंगे जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। तो आप जब भी वेरिएशंस होते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक मिक्स होते हैं, तो वो प्रोजेनी को हेल्दी बनाने की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब इस चीज का सीधा सा सिंपल ये है कि अगर आपके पास वेरिएशंस हैं तो आप एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हो, फिट रह सकते हो, और आपके पास स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म, इसमें प्लांट अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्टर प्रेजेंट होता है, फ्रेग्रेंस प्रेजेंट होती है, इसलिए इंसेक्ट या दूसरे जो बायोलॉजिकल एजेंट हैं वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इजीली पॉलिनेशन करने के लिए आपके पास एजेंसीज प्रेजेंट है, फ्लावर्स बड़े होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से डेवलप होती हैं, इसलिए सीड्स जो फॉर्म होते हैं उनका एक लार्ज नंबर आपको मिलता है। फिर इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आती हैं, जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल से देख रहे थे कि यहाँ पर वेरिएशंस ट्रांसमिट होती हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो जब भी नई वेराइटीज फॉर्म होती हैं या जब भी वेरिएशंस आती हैं तो उसकी वजह से नई वेराइटीज फॉर्म होती हैं। कैसे? मान लो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सी प्रेजेंट है, जो नया कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हुआ है, ए और बी की कैरेक्टरिस्टिक के ब्लेंड होने से आपके पास नया कैरेक्टरिस्टिक सी डेवलप हुआ है। तो जब ये अगली जनरेशन में पॉलिनेशन करेगा तो ये फिर से मान लो प्लांट ए के साथ करता है, तो सी और ए के फिर से कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, एक फिर नया ब्लेंड तैयार होगा, फिर डी बनेगा, डी फिर करेगा मान लो बी के साथ, तो फिर एक नया ब्लेंड क्रिएट होगा जिसे हम ई कहेंगे। मतलब हर एक जनरेशन में आपके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से चेंज होते जाएंगे, और जब ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक एक्यूमुलेट होते जाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म में, तो एक टाइम पर वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा और आपके लिए एक नई वैरायटी मिलेगी। जैसे फ्लावर्स के केस में देख सकते हैं, अलग अलग फ्लावर वाले, अलग अलग कलर वाले हमारे लिए फ्लावर मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर मिलते हैं किसी एक ही स्पीशीज के अंदर। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं और फ्यू नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एक ही प्लांट से उसी प्लांट के ऑर्गेनेल्स के बीच में, तो कोई नए कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ पाते हैं,
बहुत सिंपल टाइप का, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम है, सिंपल है, सारी चीजें सिंपल है, लेकिन उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत सिंपल कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से फ्लावर्स स्मॉल है, लाइट वेटेड होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ सीड होते हैं, फ्लावर छोटे होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और उनको सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ता है। नो चांसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड वेरिएशन, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक का ब्लेंड नहीं हो रहा है, एक ही प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हर एक प्रोजेनी में पास हो रहे हैं। हमारे पास एक प्लांट ए प्रेजेंट है, तो अगली जनरेशन में फिर से ए बनेगा, अगली जनरेशन में फिर से ए बनेगा, अगली जनरेशन में फिर से ए बनेगा। किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक का कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है एक्सटर्नल। फिर इसके बाद नो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन, हमें पता है कि जब तक किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं आती हैं, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो वैरायटीज डेवलप नहीं होंगी, और वैरायटीज जब तक डेवलप नहीं होंगी तो स्पीसीएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होंगे, तभी इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब है कि अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन जो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वीकर प्रोजेनी, आपके पास नए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप कैरी करके चल रहे हैं वही के वही ट्रांसमिट होंगे, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस हर दिन बदल रही हैं, आपको अपने हिसाब से उसके हिसाब से चेंज होना है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक नए इंक्लूड नहीं होंगे तो किसी भी तरह से आपको स्ट्रॉन्गर प्रोजेनी नहीं मिल सकती है, जैसे यहाँ पर आपको मिल रही है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो यहाँ पर फर्स्ट चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर लेस, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपके लिए एक्सटर्नल एजेंसीज चाहिए, आपके पास इंसेक्ट होने चाहिए, आपके पास बर्ड होने चाहिए, आपके पास बैट होनी चाहिए, तो हमेशा आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप 100% पॉलिनेशन करा सकें। फिर इसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना है, तो एक प्रोबेबिलिटी की लॉ के हिसाब से आपके पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पाथ है ट्रांसमिशन का वहां पे बीच में ही खत्म हो जाए, इंसेक्ट कैपेबल ना हो कि वो दूसरे प्लांट तक पहुंच जाए। तो कई सारे इस तरह के फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका पॉलिनेशन अफेक्टेड हो सकता है, इसलिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन चाहिए होते हैं आपको पॉलिनेशन में, ताकि आपका जो एक बहुत बड़ा मास है पॉलन ग्रेन उनमें से कुछ ही ट्रांसफर होने में सक्सेस हो जाए और आपके जो जर्मिनेशन प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो सक्सेस हो सके। फिर इसके बाद है प्योरिटी ऑफ प्लांट्स एंडेड, हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक प्योर लाइन चल रही है, पूरी की पूरी प्योरिटी बनी हुई है रेस की, लेकिन यहाँ पर आपके पास हर एक जनरेशन में या हर एक ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो जाते हैं, तो आपके पास कोई भी प्योरिटी नहीं बची है, कई कैरेक्टरिस्टिक मिल गए हैं, इसलिए आपकी जो रेस है वो इम्प्योर हो चुकी है। किसी भी तरह का कोई एक अच्छा कैरेक्टर जो पास ऑन हो सकता था वो अब दूसरे के साथ आके मिक्स हो गया है। तो एक बार फिर से एक ओवरव्यू देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन। सबसे फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन, लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैन पॉलिनेट फ्लावर, प्योरिटी ऑफ रेस। प्योरिटी ऑफ रेस सेल्फ पॉलिनेशन में इस तरह से फायदेमंद हो सकती है कि अगर किसी प्लांट के पास या किसी फ्लावर के पास एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टरिस्टिक का एक अच्छा सेट प्रेजेंट है, तो आपके पास प्योरिटी है, मतलब हर एक जनरेशन में वही के वही कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे या वही के वही कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होंगे, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएगा। तो अगर आपके पास फॉर्चुनेटली अच्छे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म में या हर एक जनरेशन में आपके कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होते जाएंगे, मतलब आपको एक अच्छी तरह से सर्वाइवल करने में हेल्प कर सकती है अगर आपके पास अच्छे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये एस्पेक्ट आपको हेल्प कर सकता है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स की वेस्टेज बच जाती है क्योंकि पाथ लंबा नहीं होता है, उसी फ्लावर पर या उसी फ्लावर से उसी प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसमिशन होना होता है। लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। फिर इसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, कलर इनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती है और सीड के नंबर भी बहुत कम होते हैं। कोई भी चांस नहीं है कि नई स्पीशीज बने या कोई नई वेरिएशन आए, किसी भी तरह का एवोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वेरिएशंस नहीं होते हैं।
और इवोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से सर्वाइवल करने में बहुत दिक्कत आती है और एक वीकर प्रोजेनी फॉर्म होती है। फिर इसके बाद एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, तो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है कैरेक्टरिस्टिक के समेशन की वजह से या मिक्सिंग की वजह से। फिर इसके बाद सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म्स, थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लास्ट में डिसएडवांटेजेस की बात करें, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर लेस क्योंकि आप डिपेंड हो एक्सटर्नल एजेंसीज पर। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड क्योंकि आपके पास कोई चांस नहीं है, कोई भी प्रोबेबिलिटी आप इसमें हिसाब से फिट नहीं कर सकते कि 100% पॉलिनेशन हो जाए, इसलिए आपको एक लार्ज नंबर बना के रखना पड़ता है पॉलन ग्रेन का कि उनमें से कुछ ही सक्सेसफुली पॉलिनेट कर पाएं और आगे फर्टिलाइज कर पाएं। फिर इसके बाद प्योरिटी ऑफ प्लांट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो गए, इसलिए प्योरिटी प्लांट की एंड हो गई। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वी नो दैट पॉलिनेशन इज एन utmost important process in which transfer of pollen grains take place. After that, fertilization is the important process in which fusion of two dissimilar gametes take place. हमें पता है कि किसी भी प्लांट में दो तरह के गैमेट होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को, इन दोनों गैमेट के प्रोसेस फ्यूजन की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो उसी तरीके से जैसे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे एक मेल गैमेट प्रेजेंट होता है और एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। जो मेल गैमेट प्रेजेंट है वो कहां से फॉर्म हुआ है, पॉलन ग्रेन से फॉर्म हुआ है, और जो फीमेल गैमेट है जिसे हम एग कह रहे हैं, ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक की सेल से डेवलप हुआ है। मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने का साइन ये है और फीमेल को रिप्रेजेंट करने का साइन ये है। इन दोनों के फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। तो किसी भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, एक प्लांट के अंदर किसी भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि प्लांट जो फीमेल पार्ट है उसे हम पिस्टल कहते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और नीचे वाला ओवरी कहलाता है। उसी तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका ऊपरी पार्ट कहलाता है एंथर और नीचे वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट। इन दोनों को जोड़ के हम कहते हैं स्टेमेन। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसी भी एंथर में 4 पॉलन सेक्स होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद बॉल से रप्चर होके एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाते हैं और फ्लो होते होते पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे ऊपरी पार्ट जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, वहां पे जाके प्लेस हो जाते हैं। अब यहाँ के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है कि फर्टिलाइजेशन तक पहुंचते पहुंचते और कौन से स्टेप आते हैं। तो इन स्टेप की अगर हम बात करें तो मेन 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, फिर सेकेंड है कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब, थर्ड है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स और सबसे लास्ट में होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे 2 गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन उस फ्यूजन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो हमने देखा था कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब इस स्टिग्मा के ऊपर स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल जिससे चीजें चिपक जाती हैं, तो वहां पे पॉलन ग्रेन जाके स्टक हो जाते हैं और उस स्टिकी मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के कारण जो पॉलन ग्रेन है वो मॉइस्ट हो जाते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो फूल जाती है, उसी तरह से पॉलन ग्रेन भी यहाँ की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद फूल जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन के अंदर की जो लेयर है, हमने बात की थी कि किसी भी पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है जहां पे अंदर इंटाइन प्रेजेंट होती है और बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्जाइन, जो कि स्पाइनिंग होती है क्योंकि यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो जो अंदर वाली लेयर है जिसे हम इंटाइन कह रहे हैं, मॉइस्ट होने के कारण ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बाहर आने लगती है और जिस स्ट्रक्चर से ये बाहर आती है उसे कहते हैं पॉलन, जो मतलब जर्मपोर है, यहां से पॉलन ट्यूब बाहर आना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे स्टिग्मा पर प्लेस हो गए हैं पॉलन ग्रेन,
मॉइस्चर के कारण स्वेल अप हो गए हैं और इनके अंदर की जो लेयर है, जैसे हम इंटाइन कह रहे हैं, ये एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। इंटाइन ग्रोज आउट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म हो गई है, तो आपको मेल गैमेट लेके जाना है कहां पर, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग न्यूक्लियस है वहां तक आपको मेल गैमेट लेके जाना है। तो आपको अपनी पोलन ट्यूब की जो लेंथ है वो बढ़ा के कहां तक ले जानी पड़ेगी, ताकि आप एम्ब्रियो सैक तक इजीली पहुंच सको। तो आपकी पोलन ट्यूब डेवलप होते होते नीचे तक पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक के पास तक, और वो पाथ जहां से ये पोलन ट्यूब डेवलप होते हुए पहुंच रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल। तो स्टिग्मा का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, जहां पे पोलन ग्रेन आके प्लेस हो जाते हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब स्टाइल की एंट्री होती है जो एक पाथ प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन के लिए, ताकि ये अपनी पोलन ट्यूब डेवलप करके इसे ले जाए कहां तक, एम्ब्रियो सैक तक। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन्स का, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्लेस हैं, लेकिन इनमें से जो भी सरवाइव करेगा या जो भी कैपेबल होगा पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, और जिसकी पोलन ट्यूब सबसे पहले डेवलप होके एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगी, वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। बाकी जो सारे पोलन ग्रेन्स हैं, एक बार जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो यहाँ पे 5 पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, एक ने अपनी पोलन ट्यूब डेवलप कर ली है और अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर दिया है, तो बाकी सारे के सारे पोलन ग्रेन्स फिर जर्मिनेट नहीं होंगे, वो सारे के सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, किसी का कोई काम नहीं बचेगा, वो खराब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। सिर्फ जो जिसने पोलन ट्यूब पहले फॉर्म की है वही अपने गैमेट या मेल न्यूक्लियस को रिलीज कर सकता है। फिर इसके बाद है कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स माइक्रोपाइल कॉल्ड सिफ्नोगैमी। तो हम देख रहे हैं स्टाइल के थ्रू जो पोलन ट्यूब है ये डेवलप होते हुए पहुंच रही है, और हमें पता है कि जो ओव्यूल होता है उसका लोअर मोस्ट पार्ट हम क्या कहते हैं, उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम उसे चेलेजल एंड कहते हैं। तो पोलन ट्यूब एंटर कर रही है माइक्रोपाइल से, इसलिए माइक्रोपाइलर एंड से। तो जब भी पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, तो इस टर्म को हम कहते हैं सिफ्नोगैमी। तो सेकंड था कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब डेवलप होते हुए पहुंचेगी स्टाइल से, स्टाइल के पाथ के थ्रू डेवलप होते हुए पहुंचेगी एम्ब्रियो सैक तक, और एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी माइक्रोपाइल के थ्रू। फिर इसके बाद थर्ड है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई, मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर है, यहां तक पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है। अब एक काम ये करना है कि जहां पर इन दोनों का जंक्शन है इसे ब्रेक करना है। तो पोलन ट्यूब क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी अपने ऊपर वाली लेयर को और साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को। तो यहाँ से आपकी एंट्री पॉसिबल हो जाएगी इन दोनों गैमेट्स की, और यहाँ पर ये इजीली पहुंच सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है आपकी पेनिट्रेट करेगी न्यूक्लियस के थ्रू। यहाँ पे एंटर कर न्यूक्लियस मतलब वो सेल्यूलर मास जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ। तो पोलन ट्यूब आएगी और बीच में जो न्यूक्लियस पड़ेगा उससे पेनिट्रेट करते हुए एंटर कर जाएगी एम्ब्रियो सैक में। फिर इसके बाद फोर्थ है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स। तो हमें पता है कि किसी भी पोलन ग्रेन में जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। जो जनरेटिव सेल होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है। कुल मिला के किसी पोलन ग्रेन में 3 टाइप की सेल होती हैं। 2 जनरेटिव सेल होती हैं न्यूक्लियस के फॉर्म में और थर्ड होती है वेजिटेटिव सेल। तो जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है तो वेजिटेटिव सेल बीच में ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है और आपके सिर्फ 2 पोलन न्यूक्लियस या 2 मेल न्यूक्लियस ट्रेवल करते हैं पूरे पाथ के अलोंग। तो आपके पास कितने न्यूक्लियस बचे हैं? 2 न्यूक्लियस बचे हैं। पोलन ट्यूब डिसॉल्व हो गई है और 2 जो मेल गैमेट है वो एंटर कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक के थ्रू और अंदर एम्ब्रियो सैक में लिबरेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 मेल गैमेट हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मेन बॉडी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की या मेन सेल होती है। फिर इसके बाद सेंटर में प्रेजेंट होती है पोलर बॉडी जो कि मैच्योरिटी पे जुड़ जाती हैं। 2 सेल्स हैं, दोनों जुड़ जाएंगी और एक
सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे जिसकी कंडीशन होती है 2n, मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेल न्यूक्लियस है और अंदर एक एग न्यूक्लियस और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है, मतलब आपके पास 2 बार फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है। तो जो आपका एक मेल गैमीट होता है वो फर्टिलाइज करेगा एग के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पर जो एग न्यूक्लियस प्रेजेंट है नीचे माइक्रोपाइलर एंड पर, यहाँ का ये एक एग न्यूक्लियस दूसरे मेल गैमीट से मिलेगा और फॉर्म करेगा जाइगोट। फिर इसके बाद जो अदर आपका एक और मेल न्यूक्लियस बचा है वो फर्टिलाइज करेगा आपके इस 2n स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं। तो इससे मिलकर बनाएगा एक टर्सरी न्यूक्लियस जिसमें कंडीशन क्या होगी, ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम वाली कंडीशन रीस्टोर होगी। तो फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल प्रोसेस का यहाँ पे हमने ओवरव्यू देखा है कि 2 डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं। डिसिमिलर इसलिए क्योंकि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों की साइज में डिफरेंस होता है। जो मेल है वो छोटा होता है और जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होता है। मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन्स का। पॉलिनेशन के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे वो जर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। कोर्स ऑफ पॉलन ट्यूब डेवलप होते होते पहुंच जाएगी स्टाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक तक। फिर इसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो बीच में न्यूक्लियस पड़ेगा जो सेल्यूलर मास होता है, इसे पेनिट्रेट करते हुए पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी और एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो जाएगी। फिर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं, उसे वो रिलीज कर देगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो दोनों मेल न्यूक्लियस 2 अलग अलग सेल से मिलके फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बीच में एक टर्म आ रहा था बार बार कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। 2 मेल गैमीट फॉर्म होते हैं और 2 ऐसी सेल होती हैं ओव्यूल के अंदर जो फर्टिलाइज कर सकती हैं। तो इस स्पेसिफिक टर्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा। तो हमें पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट फॉर्म होते हैं। तो अगर इन दोनों की शेप और साइज की बात करें तो एक इसमें से बड़ा होता है और एक छोटा होता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, दूसरे की साइज बड़ी है। इसी तरह से 2 आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। जो बीच में पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो फ्यूज होकर बना लेती हैं एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब 2n। और माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग प्रेजेंट होता है। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है एक मेल गैमीट से फ्यूज होकर 3n बनाएगा। एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके डेवलप होगा एंडोस्पर्म के फॉर्म। अब और दूसरी जो आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसके थ्रू आपका एक मेल गैमीट दूसरे एग न्यूक्लियस से फ्यूज होगा और बनाएगा जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा सीड के फॉर्म में। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, सीड बनाएगा, सीड से फिर फ्रूट बनेगा और फिर वही प्रोसेस फ्रूट से सीड निकलेंगे, जमीन पे गिरेंगे और प्लांट बनेगा। तो आपके यहाँ पे 2 चीज मिली हैं आपको, एक से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और एक से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेवलपिंग स्टेज में ये प्लांट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। प्लांट मतलब कह सकते हैं एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है तब तक जब तक कि ये जर्मिनेट नहीं हो जाता जमीन के अंदर और एक नए प्लांट को बर्थ नहीं दे देता है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं, किसी प्लांट में जर्मिनेशन के टाइम तक हो सकता है, किसी प्लांट में कोई अलग ड्यूरेशन हो सकती है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, हमें पता है कि जो 2 मेन कैटेगरीज होती हैं प्लांट की, वो होते हैं एंजियोस्पर्म और सेकंड होती है जिम्नोस्पर्म। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब पूरे प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए लेकिन यहाँ पर भी एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम तो करना ही है। तो वो काम यहाँ पे खुद प्लांट करता है, प्लांट खुद से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इस तरह की कोई एक्सटर्नल बॉडी नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे एंडोस्पर्म है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। तो यह सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए।